अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल हेल्थ और हम देखते हैं कि हमारे आज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। At the end of this presentation, students will be able to define environment and environmental health, explore the component of environment, describe environmental hazards, explain environmental health and its purpose, enlist factors that contribute to population growth, discuss pollution and health effects of air pollution, identify environmental justice and its process. What is environment? अब हम देखते हैं कि environment क्या है. The trees, air and soil around us, all the places we live, work and play, our field, farm and the growth, food we grow, our oceans, lakes and rivers, ये क्या है? ये सारे आवर एनवायरनमेंट है। मगर अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। द एनवायरनमेंट इज ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस, circumstances and influences surrounding and affecting the growth and development of an organism or community of organisms is called environment. Environment क्या है? All external conditions, जो सारी जो बाहर की कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं अराउंड एंड अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की या कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी, उन पे अपने असरार डालेगी। इस सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट कहेंगे। एनवायरनमेंट क्या? इन मॉडर्न कंसेप्ट एनवायरनमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली द वाटर, एयर एंड सॉइल दैट form our environment, but also the social and economic conditions under which we live. मॉडर्न कंसेप्ट में ये जो पानी, हवा और जो मिट्टी वगैरह है, ये सिर्फ जो कि एनवायरनमेंट को बनाती हैं, ये काफ़ी नहीं है, बट आल्सो द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच वी लिव, और ये सब जो इकोनॉमिक या सोशल कंडीशंस हैं जिसमें हम रहते हैं, ये भी एनवायरनमेंट कहलाती हैं। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द माइक्रो एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियन ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेज ओरिजिनेटेड इन इट। और जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का? क्योंकि मिलियन ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेज जो होती हैं इससे ओरिजिनेट हो सकती है, तो वो ऐसी डिजीज जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इन विच मैन लिव्स, और जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होता है, जो घरों का इन्वायरमेंट होता है जिसमें इंसान रहता है, उसको हम माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। द टर्म इंटरनल इन्वायरमेंट इज आल्सो टाइम यूज्ड फॉर द इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी, और जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको हम, जो बॉडी का इन्वायरमेंट हो उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 3 components of environment: physical components, biological components and psychosocial component. अब हम देखते हैं कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफी, हीट, लाइट, नॉइस, डेब्रिस, रेडिएशन इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट्स। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में उसके क्या क्या? मैन, वायरस, माइक्रोबियल एजेंट्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारे क्या बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। साइकोसोशल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कल्चरल वैल्यू, कस्टम्स, बिलीव, हैबिट्स, एटीट्यूड, मॉरल्स, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कम्युनिटी लाइफ, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये के साइकोसोशल कंपोनेंट हैं किस चीज़ के? एनवायरनमेंट के। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हैजर्ड क्या है। अ हैजर्ड इज एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट कैन हर्ट यू और मेक यू सिक। कोई भी एनवायरनमेंट में ऐसी चीज जो कि आपको हर्ट कर सके या आपको सिक कर दे, उसको हम एनवायरमेंटल हैजर्ड कहते हैं। एनवायरमेंटल हैजर्ड में भी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और साइट एंड लोकेशन हैजर्ड्स। जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उसमें क्या कौन सी हैजर्ड्स आ जाती हैं? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स आ जाती हैं, केमिकल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, सोशियोलॉजिकल हो सकती हैं, ऑन साइट हो सकती हैं, एंड लोकेशन हैजर्ड्स। ये सारी क्या है? एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स में हम ये तस्वीर देखते हैं, इसमें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया एंड वायरस हैजर्ड्स हैं, हार्मफुल केमिकल,
टबाको स्मोक, स्ट्रेस, लाउड नॉइस, ये सारी क्या है एनवायरमेंटल हैजर्ड, जो कि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं. A hazard is anything in the environment then that can hurt you or make you sick is called hazard. Environmental health. अब हम देखते हैं कि environmental health क्या है. Environmental health के लिए क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है. एयर, ये जो तस्वीर शो कर रही है, जो पिक्चर शो कर रही है, इसमें हम देख लेते हैं एयर, फूड, वाटर, सनलाइट, नॉइज, सॉइल, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में होना जरूरी. द स्टडी ऑफ हाउ द एनवायरनमेंट अफेक्ट योर हेल्थ. एनवायरनमेंट आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है. एनवायरमेंटल हेल्थ में अब हम देखते हैं. Environmental health is the study and management of environmental conditions that affect the health and well-being of human. Basically, environmental health क्या है? Is the study and management. Study भी है और management भी है environmental conditions की, कि वो human health को या human well-being को कैसे वो affect कर रहे हैं. Environmental health defined by WHO as the control of all those factors in man's physical environment which exercise a deleterious effect on the physical development, health and survival. वो तमाम deleterious effect जो कि ह्यूमन की फिजिकल डेवलपमेंट पे, उसकी हेल्थ पे और उसके सर्वाइवल पे जो इफेक्ट होंगे, उनको कंट्रोल करना, उन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करना और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट में उनको एक्सरसाइज करने से ऐसे इफेक्ट्स को बचाना, इसलिए क्या है एनवायरमेंटल हेल्थ है. Environmental health. Plants supply us food and everything that sustain our life. Historically, environmental health focused on preventing infectious disease spread by water, waste, food, rodents and insect. Basically, historically कहते हैं कि जो environmental health है वो किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करती थी, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज पे. जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते, जो कहाँ फैलती कैसे थी, पहली बात तो वाटर से, वेस्ट से, फूड से, रोडेंट्स और इंसेक्ट से. एक्सपेंशन ऑफ द मॉडर्न डे डेफिनेशन encompassing all the interaction of human with their environment and health consequences of these interactions is called environmental. आगे हम देख लेते हैं कि environmental health की क्या पर्पस है. The purpose of environmental health is to create and maintain ecological conditions that will promote health and thus prevent disease. हमने वो ecological जो conditions होती हैं उनको हमने क्या करना है, प्रमोट करना है, जो कि हेल्थ को प्रमोट कर सकें और डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं. और ऐसी इकोलॉजिकल कंडीशंस को हमने क्या करना है, क्रिएट भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है. वन ऑफ द एसेंशियल पब्लिक हेल्थ केयर एलिमेंट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. जैसे कि पब्लिक हेल्थ का जो केयर का जो मेन एलिमेंट है उसमें क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. क्लासिकल एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स ग्रो आउट द efforts to control communicable diseases, effort करने के communicable diseases control हो, pathogens which can transferred via sewage, drinking water and food. ऐसे पैथोजन जो डिजीज काज कर सकते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, सीवेज के थ्रू, ड्रिंकिंग वाटर और फूड के थ्रू, उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है. और जो बेसिकली क्लासिकल जो एनवायरनमेंट है वो भी इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न होता है. यूएस हैज़ अ कॉम्प्लेक्स हेल्थ सिस्टम डिवोटेड टू कंट्रोल हेल्थ इश्यूज. जो यूएस का है कॉम्प्लेक्स हेल्थ सिस्टम है जो कि डिवोट किया गया कि वो ऐसे इश्यूज को, हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करे. क्लीन वाटर, वाटर कंटेमिनेशन एंड ट्रीटमेंट, फ्लोरिडेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. जहाँ तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वाटर अगर कोई वाटर कंटेमिनेशन उसकी फ्लोरिडेशन की जाती है और जहाँ फिर उसको ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है ताकि पानी जो है यूज के काबिल बनाया जा सके. वाटर शॉर्टेज, what you should do to protect the water supply. उसमें क्या आ जाएंगे आपके, शावर आ जाएंगे, सिंक, फॉसेट, रेडिएटर्स, वाटर सेविंग टॉयलेट्स, फिक्स लीकी फॉसेट, डोंट पोर टॉक्सिन्स डाउन द ड्रेन, गार्डनिंग इश्यूज. ये वो सारे ये क्या है, वाटर सप्लाई को प्रोटेक्ट इनसे किया जा सकता है कि अगर हम उनको प्रॉपर यूज करें. वेस्ट डिस्पोजल, ह्यूमन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट. वेस्ट में क्या क्या, सीवेज में आ जाता है, आपका सेप्टिक सिस्टम है और हैवी मेटल्स है. सॉलिड से वेस्ट जो है उसमें गार्बेज और सेंट्रल लैंडफिल्स आ जाती हैं. वेस्ट डिस्पोजल, व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस गार्बेज, क्या आप गार्बेज कम करने के लिए क्या करेंगे.
प्रोडक्ट विद लीस्ट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग, ऐसी प्रोडक्ट यूज करें जिनकी लीस्ट अमाउंट हो, उनको जो पैक किया गया है उनकी कम से कम अमाउंट हो, बहुत ज्यादा पेपरों में ऐसे रैप ना किए हों। प्रोडक्ट्स मेड फॉर रिसाइकल्ड पेपर और रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें कि जो कि रिसाइकल्ड हो सके। अवॉइड यूजिंग फोम और पेपर कप्स, जो फोम और पेपर कप्स होते हैं उनको यूज करने से अवॉइड करें। स्टोर फूड इन ग्लास जार्स एंड रियूजेबल प्लास्टिक कंटेनर, और जो अगर आपने कोई फूड को स्टोर भी करना है तो आप उनको ग्लास जार जो बने होते हैं उनमें करें, या जो रियूजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उनमें यूज करें। रिसाइकल न्यूज़पेपर, ग्लास, कैन पेपर्स एंड एनी अदर रिसाइकलेबल, जितने भी रिसाइकलेबल चीज़ें होती हैं मैक्सिमम आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो यूज़ करें। डोंट थ्रो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनको आप इसी तरह ना फेंक दें। स्टार्ट अ कंपोस्ट पाइल और स्टॉप जंक मेल, और जो जंक मेल्स वगैरह होते हैं उनको स्टॉप करें। फूड इंस्पेक्शन, Pure Food and Drug Act of 1906, US Department of Agriculture, US Food and Drug Administration. Overall, the food distribution in the world is safe and efficient. ये जो फूड इंस्पेक्शन के लिए ये जो एजेंसीज भी बताई गई हैं ऊपर भी, इसका सबसे मेन काम ये था कि जो दुनिया में फूड सप्लाई हो रही है वो क्या है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज सेफ एंड एफिशिएंट, कि वो सेफ होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। इंसेक्ट्स एंड रोडेंट कंट्रोल, ग्रेट नंबर ऑफ इलनेसेस आर एसोसिएटेड विद एनिमल एंड इंसेक्ट कंटेक्ट, जो ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो किससे के साथ होती है, एनिमल या इंसेक्ट के साथ कंटेक्ट हो तो उसके साथ हो सकती हैं, जिसमें आपका इनकेफ्लाइटिस, लाइम डिजीज, रॉकी माउंट स्पॉटेड फीवर और बुबोनिक प्लेग वगैरह ये जो है सारी इन्हीं चीजों से फैलती हैं। Population growth. World population currently estimated at 6.5 billion. 150 people every minute, increasing by 76 million per year to exceed 9.1 billion by 2050. How many people can the world hold? Food, available land and water, energy, minimum acceptable standard of living, कि जो वर्ल्ड है वो भी एक मैक्सिमम लेवल तक जो होती है लोगों को होल्ड कर सकती है, और अगर इसी स्पीड से आबादी बढ़ती रही तो ये जो फूड, अवेलेबल लैंड, वाटर, एनर्जी, ये सारी जो चीजें होती हैं उनके लिए इनसफिशिएंट हो जाएंगी। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे को बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाई फर्टिलिटी रेट, जो हाई फर्टिलिटी रेट अगर ज्यादा होगा तो आबादी बढ़ेगी। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज, अगर फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे तो तब भी आबादी बढ़ेगी। लो डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, डेथ कम होंगी तब भी आबादी ज्यादा हो जाएगी। और पॉपुलेशन पोल्यूशन, पोल्यूशन अब देखते हैं। एयर क्वालिटी एंड स्मोक, टेम्परेचर इन्वर्जन, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स और ग्राउंड लेवल ओजोन। ये देखिए एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर से उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं। जब ये ज्यादा हो जाए तो फिर एसिड रेन्स होती हैं, ये वो सारी चीजें जो है ना एयर पोल्यूशन को काज करती हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, इंक्रीज्ड रेनफॉल एंड फ्लडिंग और ड्राफ्ट, इससे रेनफॉल्स होती हैं, फ्लड आते हैं, ड्राफ्ट वगैरह आते हैं। इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी फ्रॉम हीट स्ट्रेस, और ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, जो ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहे हैं, और उसकी वजह से लोग जो मोर्टेलिटी रेट होगा और हीट स्ट्रेस की वजह से वो भी ज्यादा हो जाएगा। थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है उसकी अगर थिनिंग हो जाएगी तो उसमें किस वजह से होगी, वो फ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो ओजोन लेयर की थिनिंग का बायस बनते हैं। एसिड प्रेसिपिटेशन होगी, एनर्जी यूज एंड एयर पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीजें ओजोन को अफेक्ट करती हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल टबाकू स्मोक, जो इंडोर एयर पोल्यूशन वो किस किस चीज से होगी, एनवायरमेंटल टबाकू स्मोक, अगर टबाकू स्मोक होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर कंजप्शन बाय प्रोडक्ट्स, ऐसे अगर उनको एज अ प्रोडक्ट हम कंबशन या उसको कार्बन डाई मोनोऑक्साइड एंड अदर कंबशन बाय प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन काज करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड गैसेस जो होती हैं वो, और बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सारे इंडोर एयर पोल्यूशन काज करते हैं। हेल्थ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अब हम देखते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स हैं।
Air pollution can affect our health in many ways with both short term and long term effects. और ये जो हेल्थ पे हमारे ये बहुत जो एयर पोल्यूशन है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं. डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन इन डिफरेंट वेज. और जो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो एयर पोल्यूशन से मुख्तलिफ तरीकों से अफेक्ट होते हैं. द नंबर ऑफ डिजीजेज एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन इज लार्ज, such as respiratory problems. Air pollution से क्या हो सकता है? Respiratory problems हो सकते हैं, such as irritation in nose and throat. Nose और throat की irritation होगी तो bronchial asthma हो सकता है. Cardiovascular diseases, जो cardiovascular दिल की diseases ज़्यादा हो सकती हैं, और lung cancers वगैरह जो सारे air pollution की वजह से होते हैं. Health effect of air pollution आगे हम देखते हैं कि example of short term effect includes irritation of the eyes, nose and throat. ये जो short term effect है उनमें क्या क्या है कि जो आइज की इरिटेशन होगी, नोज और थ्रोट की इरिटेशन होगी, एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाई. और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं वो हो सकती हैं. लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स में क्या क्या आ जा सकते हैं? कैन इंक्लूड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं जिसमें लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस एंड इवन डैमेज ऑफ द ब्रेन, नर्व, लिवर और किडनी. इट एस्टिमेटेड दैट 5 to 6 million people die prematurely every year in the worldwide as a result of smoking cigarette. सिगरेट की स्मोकिंग की वजह से हर साल दुनिया में 5 to 6 million people जो होते हैं वो प्रीमेच्योरली उनकी डेथ हो जाती है. ऑल्दो कि उनमें और भी ऐसे रिस्क फैक्टर भी नहीं होते, जस्ट सिगरेट स्मोकिंग की वजह से वो अडल्टहुड में ही उनकी डेथ हो जाती है. व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन? हमने एयर पोल्यूशन की से बचने के लिए क्या करना है? कट बैक ऑन ड्राइविंग, keep your car tuned up, buy energy efficient appliances, replace incandescent bulbs, home well insulated, plant trees and shrubs, proper disposal of ozone depleting appliances, keep house well ventilated, don't smoke, clean and inspect chimneys, furnace and other appliances. ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये कि हमें इनको अगर हम फॉलो करें, इन पे हम अमल करें, इनका यूजेस को ज़्यादा अच्छा बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? एयर पोल्यूशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. केमिकल पोल्यूशन है, एस्बेस्टॉस, लेड एंड पेस्टिसाइड्स, बायोमैग्निफिकेशन, मर्करी, ये सारी क्या है जी? केमिकल पोल्यूशन. जो केमिकल पोल्यूशन वो होते हैं ऐसे केमिकल जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट में कॉज कर सकते हैं. व्हाट डू यू कैन डू टू प्रिवेंट केमिकल पोल्यूशन? रीड लेबल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. परचेज, जब आप किसी भी प्रोडक्ट इस तरह की परचेज करते हैं तो उसका लेबल जरूर पढ़ें. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करें. बाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, लॉकअप पेस्टिसाइड्स, और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको लॉकअप में होना चाहिए, केमिकल्स को किसी लॉकअप में रखना चाहिए. यूज लाइसेंस्ड एक्सटर्मिनेटर्स, और जो लाइसेंस एक्सटर्मिनेटर्स होते हैं उनको यूज करना चाहिए. रेडिएशन भी जो एक पोल्यूशन का काज बनती है. न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिकल यूज ऑफ रेडिएशन इन दी होम एंड वर्क प्लेस, और ये सारी ये क्या है? ये भी एक पोल्यूशन काज कर रही है. न्यूक्लियर वेपन्स जो बनते हैं, उनके धमाके वगैरह होते हैं, जो मिसाइल वगैरह चलाए जाते हैं, जब बम वगैरह गिराए जाते हैं, या जो जो न्यूक्लियर जो एक्सपल्शन होते हैं, इन सब से क्या आता है? ये रेडिएशन निकलती हैं और वो भी रेडिएशन पोल्यूशन काज करती हैं. What you can do to prevent chemical radiation? Sorry, जो chemical है radiation pollution. Only get X-rays if really need. कि अगर आप सिर्फ एक्सरे उसी वक्त करवाएं जब आपको बहुत जरूरी है. चेक लोकल एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट अबाउट रेडान. लोकल और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो रेडान के बारे में, उसके बारे में चेक होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए. फाइंड आउट इफ देयर आर रेडियो एक्टिव साइट इन ये, अगर कोई आपके एरिया में रेडियो एक्टिव साइट है तो उसके भी आपको पता होना चाहिए. नॉइस पोल्यूशन, डेसिबल, जो हम साउंड्स अबव 80 to 85 to common source of excessive noise. Workplace, large gathering of people at a concert or sporting event. To occupational safety and health administration standards, what you can do to prevent noise pollution? Wear air protectors. अगर कहीं पर ज्यादा शोर हो रहा है तो आपको वहां पे एयर प्रोटेक्टर्स पहनने चाहिए. लिसन टू म्यूजिक ऑन अ हेडसेट विद द वॉल्यूम एट और बिलो 6.
तो आप जब कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, जो हेडसेट आपने लगाया तो जो वॉल्यूम है आपको 6 से कम रखना चाहिए। अवॉइड लाउड म्यूजिक, जो ऊंची आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। अवॉइड एक्सपोजर टू पेनफुली लाउड साउंड्स 80+ डेसिबल, क्योंकि 80+ डेसिबल से जो आवाजें ऊपर होंगी वो शोर होगा, नॉइस होगा, तो वो उसको हमारे कान जो होते हैं वो नहीं सुन सकते। 80 to 85 तक जो है ना मैक्सिमम इसको वो हीलिंग द एनवायरनमेंट। अब ये कि हम अपने एनवायरनमेंट की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर व्हाट यू हैव लर्नड, जॉइन स्पोर्ट्स और वॉलंटियर योर टाइम, कॉन्टैक्ट योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज एनवायरमेंटल जस्टिस। अब हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल जस्टिस है वो क्या है। Environmental justice means that everyone has the right to live in an environment that does not make them sick, regardless of their race, culture or income. Environmental justice का मतलब ये है कि हर बंदे को ये राइट है कि वो ऐसे environment में रहे कि जो उनको सिक ना कर सके, रिगार्डलेस के वो कौन सी नस्ल से या कौन सी तलक से है या उसकी इनकम कितनी है। ये हर बंदे का राइट है कि वो environmental justice हर बंदे को मिलनी चाहिए। इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोसेस में क्या आ जाता है, हु इज प्रोड्यूसिंग द हैजर्ड्स, ये पता होना चाहिए कि कौन जो हैजर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है, हु इज बीइंग एक्सपोज्ड और कौन उससे एक्सपोज हो रहा है, एंड हु आर डिसीजन मेकर और डिसीजन मेकर्स कौन है। फिर क्या है, एस्टेब्लिश अ डायलॉग बिटवीन द डिसीजन मेकर्स, साइंटिस्ट एंड द अफेक्टेड कम्युनिटी। और फिर एक डायलॉग होना चाहिए जो कि किस किस के डिसीजन मेकर जो हैं उनके दरमियान, जो साइंटिस्ट हैं उनके दरमियान, एंड द अफेक्टेड कम्युनिटी, जो कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है उनके दरमियान। फिर क्या, एम्पावर कम्युनिटी मेंबर टू ब्रिंग अबाउट चेंज। और फिर जो कम्युनिटी मेंबर होगी उनको आप अथॉरिटी दोगे, उनको आप एम्पावर करोगे कि वो चेंज लेके आए उसमें। शेयर इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन विद कम्युनिटी में, और फिर वो क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी और जो डिसीजन होंगे वो कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। ये क्या है, एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोसेस के स्टेप्स है और इसके इस तरह इसको किया जाता है। रेफरेंसेस, थैंक यू सो मच, होप यू विल लर्न अ लॉट। और इसको बड़ी अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का।